नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 14 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान आतंकी का खुलासा 2011 के हाई कोर्ट ब्लास्ट की रेकी भी की गई थी। इसी के द्वारा जम्मू कश्मीर बस स्टैंड के पीछे भी आईएसआई का हाथ था। कई ताबड़तोड़ खुलासे कर रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, चीन पर भड़का भारत। अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, चीन बोला तो भारत ने दिया करारा जवाब। पहुंच रहे हैं वेंकैया नायडू पहुंचे। तीसरी बड़ी अपडेट, जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, मन मोह रही अनूठी सजावट। जी हाँ, कहीं 150 फीट ऊंची दुर्गा पूजा पंडाल तो कहीं 45 फीट ऊंची मां की मूर्ति। दरअसल आपको बता दें, दुनिया भर में नवरात्रि का जश्न मन रहा है। इस बीच अगली अपडेट में आपको बताएंगे, एलएसी पर चीन की नई चाल। अब ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाकर कर रहा भारतीय सेना की जासूसी। तो एक एक करके आपको बताएंगे। यहाँ पे कजाकिस्तान में चीन और पाकिस्तान पे जमकर बरसे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो भी बताएंगे। तो एक एक करके खबरें विस्तार से आपको जानना बेहद जरूरी। यहाँ पे पाकिस्तान को भी करारा झटका लगा है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ा और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाके में शामिल हुआ था अशरफ। पाकिस्तानी आका के हुक्म के करता था काम, किया बड़ा खुलासा। 2011 के हाईकोर्ट ब्लास्ट में भी इसी द्वारा रेकी की गई थी और जम्मू कश्मीर में हुए कई हमलों में इसने कई खुलासे कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को जिस संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को पकड़ा था, उसने पूछताछ में कई खुलासे कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक साल 2011 में हाईकोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुए थे, उस दौरान उसने दिल्ली हाईकोर्ट की रेकी की थी। दरअसल संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को ब्लास्ट में शामिल एक संदिग्ध की फोटो दिखाई गई। तो अशरफ ने बयान में कहा है कि उसने ही हाईकोर्ट की रेकी की थी। हालांकि ये एक ब्लास्ट में शामिल था और ये अभी पूछताछ में साफ होना है। अशरफ से एनआईए, रॉ और एमआई ने भी लंबी पूछताछ की है। इसके अलावा 2011 के आसपास इसने आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर यानी पुराना पुलिस हेडक्वार्टर की रेकी की थी और इसने बताया है कि बार बार रेकी के मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, तो भारत ने दिया करारा जवाब। अरुणाचल पहुंचे हैं वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति। जी हाँ, लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन लगातार भारत पर दबाव वाली पॉलिटिक्स कर रहा है। हाल ही में चीनी मीडिया ने एक विवादित लेख लिखा था जिनमें चीन अपने क्षेत्र को लेकर भारत में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और युद्ध की स्थिति में चीन भारत को हराने में कामयाब भी होगा। चीन के प्रतिष्ठित ग्लोबल टाइम्स में छपे इस लेख के बाद अब चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता झाओ लिनजियांग ने भी विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि अवैध रूप से बने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस क्षेत्र के लिए गए दौरे का भी कड़ा विरोध करते हैं। गौरतलब है कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करते हुए दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। हालांकि आपको बता दें, पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अरुणाचल में और भारत ने कह दिया कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। दोस्तों, अरुणाचल पे भारत का कब्जा है और भारत किसी भी कीमत पे अरुणाचल को किसी भी तरीके से चीन के पाले में नहीं जाने देगा, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से तैयार और तत्पर है। अगली अपडेट, जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब एक बार फिर इस बार दशहरा सीमा पर तैनात जवानों के साथ मनाएंगे और 14 और 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान 14 अक्टूबर को वो लेह की सिंधु घाट में सिंधु दर्शन पूजा करेंगे। इसी दिन शाम को वो उधमपुर में सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद 15 अक्टूबर को दशहरा के मौके पे वो द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान वो जवानों से बातचीत भी करेंगे। परंपरागत रूप से राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी में दशहरा समारोह में भाग लेते रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में इसकी जानकारी दी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। मन मोह रही अनूठी सजावटें, कहीं 150 फीट ऊंची दुर्गा पूजा पंडाल तो कहीं 45 फीट ऊंची मां की मूर्ति। दुनिया भर में जमकर मनाई जा रही है नवरात्रि, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी
दरअसल कोरोना महामारी के संकट से निकले लोग नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा की पूजा करने को लेकर होड़ में हैं। इस क्रम में कोलकाता में 150 फीट ऊंची पंडाल में तो तेलंगाना में 45 फीट ऊंची मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की गई। ओडिशा में नवरात्रि के मौके पर पुरी के कलाकारों ने 275 आइसक्रीम स्टिक में से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई। कलाकार विश्वजीत नायक ने बताया कि इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 6 दिन का समय लगा। लेकिन इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भर में जोरदार तरीके से ये मनाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें, अगर बात करें हम तो बुर्ज खलीफा भी इन दिनों मां दुर्गा के भक्ति के से रगा हुआ है। इस बीच आपको बता दें, अफगानिस्तान में भी हिंदू मंदिरों में तालिबान के सामने हरे रामा हरे कृष्णा गूंज रहा है। ये तो हमने आपको कल ही बताया था, लेकिन तेजी के साथ पूरी दुनिया भर में नवरात्रि की गूंज रही। हम चलते हैं अगले अपडेट। कजाकिस्तान में चीन और पाकिस्तान पर जमकर वर्षे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद सबसे ज़्यादा सवाल पाकिस्तान की भूमिका पर उठ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं में से हैं जो तालिबान सरकार की लगातार वकालत कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध न लगाने की अपील कर रहे हैं। कजाकिस्तान पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को पाकिस्तान को एक बार फिर से आतंकवाद पर कड़े शब्दों में संदेश दे दिया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के दोस्त चीन को भी दूसरे देशों में परियोजनाओं के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा न चलाने की सलाह दे दी है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा है कि उग्रवाद, कट्टरता और हिंसा जैसे तत्वों को बढ़ावा देने वाले देशों में खुद भी इनके खतरों को झेलना पड़ता है। एस जयशंकर ने कजाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया सम्मेलन में कई बड़ी बातें कही हैं। चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सभी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के केंद्र में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत ने BRI के अंतर्गत आने वाले चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी विरोध जताया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। अगले अपडेट एक और बड़ी खबर लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, इमरान खान फिर से बड़ी खबर। म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच खूनी झड़प, करीब 30 सैनिकों की मौत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, म्यांमार सेना और विद्रोही समूहों के बीच बड़ी खबर निकल के आई, जहाँ पे संगाई क्षेत्र में संघर्षों में कम से कम 30 जुटा सैनिकों की मौत हो गई। दरअसल रेडियो फ्री एशिया ने पीपल्स डिफेंस के सदस्यों के हवाले से बताया है कि लड़ाई तब हुई जब जुंटा सैनिकों ने क्षेत्र में अभियान शुरू किया। तो म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच खूनी संघर्ष में 30 सैनिकों की मौत हो गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। कंगाल पाकिस्तान बना दुनिया का टॉप 10 कर्जदारों की सूची में नंबर 1। जी दरअसल दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कर्ज लेकर घी पीने वाले पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब हो चुकी है। आपको बता दें, विश्व बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड महामारी ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ डाली है और दुनिया के शीर्ष 10 बड़े कर्जदारों में शामिल हो गया है। यही नहीं, अब वो ऋण सेवा निलंबन पहल की जद में आ गया है, जिसकी वजह से उनके लिए विदेशी कर्ज हासिल करना मुश्किल हो रहा है। विश्व बैंक की तरफ से सोमवार को जारी वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी का हवाला देते हुए न्यूज़ इंटरनेशनल ने अपने रिपोर्ट्स में कहा है कि बड़े कर्जदार हम चलते हैं अगले अपडेट तो दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली होगी। IMF ने जताया अंदेशा, भारत के लिए अच्छी खबर। जी हाँ, दरअसल कोरोना संकट की वजह से पिछले साल आर्थिक तौर पर खासा नुकसानों का सामना करने के बाद देश में अब हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अगले साल 2022 में दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में अनुमान लगाया है कि भारत में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर हो सकती है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार के मुताबिक भारत में ये वृद्धि दर 8.5% तक पहुंच सकती है, जबकि अमेरिका में यह दर लगभग 5.5% तक हो सकती है। खास बात यह है कि भारत को छोड़कर किसी भी अन्य देश में यह वृद्धि 6% से ऊपर नहीं जाने का अनुमान जताया गया है। इस बीच IMF की ओर से जारी आंकड़ों कहते हैं कि फिलहाल पिछले साल कोरोना संकट की वजह से भारत में आर्थिक वृद्धि दर -7.5% थी, जो इस साल 2021 में सुधर कर 9.5% होने का अनुमान जताया गया है। यह अनुमान भी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थे और अब अगले साल 2022 में वृद्धि दर अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा रहने का अनुमान जताया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। सावरकर पर बहस तेज हुई। मोहन भागवत और राजनाथ
रमानाथ ने सावरकर की तारीफ तो असदुद्दीन ओवैसी को लगी मिर्ची, लांग गया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें वीर सावरकर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सावरकर पर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असद ओवैसी ने निशाना साध दिया है। भागवत ने कहा है कि सावरकर को लेकर जानकारी की काफ़ी लोगों में कमी है और केवल सावरकर को अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगे जाने को लेकर बात कही थी, जबकि सावरकर ने कभी माफ़ी अंग्रेज़ों से नहीं मांगी थी। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने थोड़ी बहुत माफ़ी ज़रूर मांगी थी, लेकिन वो भी महात्मा गांधी से उन्होंने पूछकर, और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश के लिए वो आजीवन कारावास में भी रहने चले गए थे, केवल देश के लिए, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी सरेंडर नहीं हुए। जबकि आतंकी असदुद्दीन ओवैसी लगातार वीर सावरकर को एक तरीके से अंग्रेजों के सामने माफ़ी मांगने और एक तरीके से अलग ही तरीके से पेश कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या मोहन भागवत को ही झुठलाकर उन्होंने कहा है कि सावरकर ने अंग्रेजों को माफ़ीनामे के खत लिखे थे और आज उन्हीं की तरफदारी भाजपा कर रही है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। एलएसी पे चीन की नई चाल, अब ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाकर कर रहा था भारतीय सेना की जासूसी। एक और भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है। दूसरी ओर पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के नज़दीक चीन की तरफ से निर्माण कार्य जारी है। चीन की तरफ से यहां सड़कें से लेकर सुरंग जैसे संरक्षण और ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए जा रहे हैं। स्पष्ट है कि भारत की ओर से तमाम कोशिशों के बावजूद चीन पीछे हटने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ के मुताबिक गालवान में जहां दोनों ओर से सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, तो वहां बफर जोन से 1 किलोमीटर दूर चीन कंक्रीट निर्माण कर रहा है। मतलब साफ है कि डिसंगेजमेंट के बाद भी चीन की सेना वहीं रुक कर स्ट्रक्चर बनवा रही है। आपको बता दें कि इस तरीके की बात करें अगर तो इस तरीके की गतिविधि देवसांग एरिया में देखी गई, जहां एलएसी के दूसरी ओर चीन कुछ निर्माण कर रहा है। फुकुचे में चीन ने एक और कदम आगे जाकर ऊंची पहाड़ी पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया और वहां से भारतीय सेना की जासूसी कर रहा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। इमरान खान ने दिखाई अकड़, भारत के दोस्ती भरे प्रस्ताव को ठुकराया। दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के दोस्ती भरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हर प्लेटफॉर्म पे कहते रहते हैं कि अगर भारत शांति की दिशा में एक कदम बढ़ाता है तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन इस बार जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ रिश्तों को सुधारने की दिशा में हाथ बढ़ाया तो पाकिस्तान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। दरअसल भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पाकिस्तानी सीनेट के चेयरमैन को भारतीय संसद के एक समारोह में शामिल होने के लिए भारत को आने का न्योता भेजा था, जिनमें शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो टीवी के रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ की एक रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी एक संसदीय समारोह में भाग लेने के लिए भारत के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। अगले अपडेट दोस्तों, त्रिचीन में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में 29 की मौत, लगभग 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। चीन के सांक्वानी प्रांत में मूसलाधार बारिश से जान माल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस प्रांत में 15 लोगों की मौत और 3 के लापता होने की खबर है। उधर एक अन्य घटना में पिंगाशन में एक बस के नदी गिर जाने से 14 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय सरकार ने मंगलवार को बताया है कि 7 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश के चलते प्रांत को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, चाइना में लगातार बाढ़ की वजह से हालत ख़राब हो चुकी है। चाइना में कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा लगातार आती रहती है और एक बार फिर से चाइना में इस तरीके की प्राकृतिक आपदा ने पूरी तरीके से मामला बेकार कर दिया है चीन का। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, बिजली संकट एक हफ्ते में हालात सुधरने की उम्मीद, कोयला उत्पादन बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन कर रही है सरकार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कोयले की कमी के चलते मंडरा रहे बिजली संकट से निपटने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है और एक हफ्ते में हालात सुधरने की उम्मीद है। केंद्र सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार राज्यों और बिजली कंपनियों और रेलवे द्वारा कोयले की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। केंद्र सरकार एक सप्ताह के अंदर अपने
दैनिक कोयला उत्पादन को लगभग 20 लाख टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन करने जा रही है। इस बीच सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि राज्यों और बिजली कंपनियों को कोयले की दैनिक आपूर्ति में कोई कमी नहीं होने देंगे। अगले अपडेट एक और लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें ईसाई मिशनरीज पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में चला रही जबरन धर्मांतरण अभियान। अकाल तख्त जत्थेदारों बोले एसजीपीसी करेगी कड़ा मुकाबला। दरअसल अकाल तख्त के जत्थेदार गानी हरप्रीत सिंह ने मंगलवार को कहा है कि ईसाई मिशनरीज पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में जबरन धर्मांतरण के लिए एक अभियान चला रही हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एसजीपीसी ने इसका मुकाबला करने के लिए सबको एकजुट करना शुरू कर दिया है। सिख समुदाय की सर्वोच्च सीट के मुख्य पुजारी अकाल तख्त जत्थेदार ने एक बयान में कहा है कि ईसाई मिशनरीज पिछले कुछ वर्षों से सीमावर्ती इलाकों में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए एक अभियान चला रही हैं। निर्दोष लोगों को ठगा जा रहा है या धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया जा रहा है। धर्म ऐसी कई रिपोर्ट्स मिली हुई हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह दलित सिख समुदाय से हैं और उनकी टिप्पणी उस दिन आई जब अमृतसर में दलित और सिख संगठनों ने स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त में दलित सिखों के निर्बाध प्रवेश के अधिकार की बहाली की। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा महबूबा मुफ्ती खोज ले नया ठिकाना, देश में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के विवादित बयानों पर प्रतिक्रिया दी। मंच ने कहा है कि मुफ्ती ने अपने नया ठिकाना खोज लेना चाहिए क्योंकि देश में गद्दारों और दोहरे चरित्र वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। मंच की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद ओवैसी पर भी तीखा सवाल किया गया और कहा गया कि ओवैसी जैसे नेताओं पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि ये देश को बांटना चाहते हैं। इसके साथ ही मंच ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर भी कहा है कि बॉलीवुड में नस्ल से जुड़े लोगों पे लगाम लगानी चाहिए। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। 19 महीने बाद अपनी सीमाओं को खोलने के लिए तैयार अमेरिका। कोविड-19 की वजह से सील हुए थे बॉर्डर। दरअसल अमेरिका यानी यूएस अगले महीने यानी नवंबर से अपनी ज़मीनी सीमाओं को खोल देगा। अमेरिका ने फैसला किया है कि वो सिर्फ पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके लोगों को अपनी सीमाओं को खोलेगा और इस नए फैसले के साथ ही अमेरिका 19 महीनों से बंद अपने बॉर्डर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खोलने जा रहा है। साल 2020 में जब कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई थी तब उस वक्त समय अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के बीच जरूरी यात्रा जिनमें ट्रेड भी शामिल है उसे प्रतिबंधित कर दिया था और अब नए नियमों के बाद जिनका ऐलान बुधवार को हुआ है अमेरिकी अथॉरिटीज़ पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके लोगों को दाखिला मंजूरी कर रही है। अगले अपडेट एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर जहां पे जेल में कटेगी आर्यन खान की रात जमानत पर सेशन कोर्ट में सुनवाई टली। जी हाँ, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कल जमानत में एक बार फिर से अगली तारीख टाल दी गई। बुधवार 13 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई में आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई है। इस बीच आपको बता दें आर्यन के एक रात और जेल में ही बितानी पड़ेगी। कोर्ट में आर्यन के वकील और एनसीबी के बीच लंबी बहस के बाद आर्यन की जमानत पर कोर्ट ने अपना फैसला अगले दिन के लिए सुरक्षित रखा। जमानत के लिए ये सुनवाई सेशन कोर्ट में लगभग 3 बजे शुरू हुई। इसके बाद आर्यन की जमानत पर एनसीबी और आर्यन के वकील ने दलील पेश की थी और यह सुनवाई शाम लगभग 5:45 बजे तक चली। मालूम है कि जिस जेल में आर्यन खान बंद हैं यानी आर्थर रोड जेल वो शाम 5:30 बजे बंद हो जाती है। जेल के बंद होने पर आर्यन खान की जमानत जाहिर है कि नहीं हुई और इसी वजह से अब मामला 1-2 दिन के लिए और बढ़ गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन के बाद अब ब्रिटेन करेगा बिजली संकट का सामना। फैक्ट्रियां बंद करने को मजबूर हो रही कंपनियां। दरअसल दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है और कहीं कोयले की कमी पड़ रही है तो कहीं प्राकृतिक गैस की। चीन के बाद अब ब्रिटेन में बिजली कटौती का खतरा बढ़ता जा रहा है और यहाँ बीते कई हफ्तों से प्राकृतिक गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सर्दियों में बिजली की मांग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में लोगों का डर सता रहा है इन्हें भी बिजली कटौती की समस्या का सामना न करना पड़े। यहाँ 1/3 से ज़्यादा बिजली गैस के जरिए ही बनाई जाती है जिनकी आपूर्ति मांग के अनुसार
नहीं हो रही है। स्टील, कागज़, शीशा, सीमेंट और केमिकल सहित दूसरा सामान बनाने वाली ब्रिटिश कंपनियों का कहना है कि बढ़ते दामों के कारण उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इस बीच हम चलते हैं अगले अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इस साल भारत की अर्थव्यवस्था जोरदार उछाल हुआ। ये हमने आपको बताया कि भारत में कैसे किस तरीके से खास करके बड़े पैमाने पे IMF ने भारत में बढ़ोतरी दर्ज की है, भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हमने आपको बताया। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यूपी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। CM योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ फैसला। जी हाँ, CM योगी आदित्यनाथ ने किए ताबड़तोड़ ऐलान, खास करके उन कट्टर मौलानाओं और मुस्लिमों के खिलाफ। दरअसल आपको बता दें, यूपी में जैसे जैसे जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, CM योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे CM योगी आदित्यनाथ 18 तारीख को यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इस विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रहे हैं। जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी में CM योगी आदित्यनाथ लाने जा रहे हैं। तो इस ऐलान के बाद एक तरीके से यूपी में एक दिन का 18 अक्टूबर को एक सत्र बुलाया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, जहाँ पे सावरकर पर विपक्ष में भी फूट। संजय राउत ने कहा, हमारे वो आदर्श हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस और ओवैसी एक ही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन संजय सिंह ने भी कहा है कि फिलहाल अंग्रेजों से वीर सावरकर ने माफ़ी नहीं मांगी। तो ये सारी चीज़ें